अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे रिलेटिव मोशन। देखो याद है कि नहीं याद है? तो लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा रिलेटिव मोशन का न्यूमेरिकल का था, है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बुक में कई बार उसको एनएलएम के नाम से देता है। तो बेसिकली आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है फोर्स। जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन तो जो सबसे पहली टर्म आती है वो आती है फोर्स, कि फोर्स होता क्या है। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स को बेसिकली हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? फोर्स को हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं ये पुश या फिर हम इसको बोलते हैं पुल। तो बेसिकली जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स का मतलब क्या है जनरल लैंग्वेज में फोर्स का मतलब है कि किसी चीज को अगर हमने पुश किया, धक्का दिया, या किसी चीज को हमने खींचा तो हम बात करेंगे वहां पे किसकी? फोर्स की। तो फोर्स को जनरली हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज अ पुश और पुल। लेकिन जब भी हम किसी बॉडी को पुश या पुल करेंगे तो उसके कारण होता क्या है? तो पुश और पुल को हमने नाम दिया है फोर्स। अब किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। मान लो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है और सडनली हमने क्या किया? उसको परपेंडिकुलरली पुश कर दिया। तो जैसे हम परपेंडिकुलरली पुश करेंगे तो वहां पे पॉसिबल होगा चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कारण पॉसिबल है कि उसका डायरेक्शन वहां पे क्या हो जाए? चेंज हो जाए। दूसरा वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक अभी आगे की ओर जा रहा था। मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ये ब्लॉक अभी आगे की ओर जा रहा है, वहां पे है कि नहीं। मान लो ब्लॉक की स्पीड कहां है? ब्लॉक की स्पीड आगे की ओर है। अब सडनली इस ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, फिर या सडनली हमने पुश किया। तो जैसे हम पुश करेंगे तो ब्लॉक की जो स्पीड रहेगी वो यहां पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? पहली थी वहां पे चेंज इन डायरेक्शन फोर्स के कारण। दूसरा वहां पे क्या निकल के आ रहा है? दूसरा वहां पे निकल के आ रहा है चेंज इन स्पीड। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है चेंज इन शेप एंड साइज। चेंज इन शेप एंड साइज। चेंज इन शेप एंड साइज। मान लो अगर हमारे पास क्या एक रबर की बॉल है। इमेजिन करो कि हमारे पास एक रबर की बॉल है और उस रबर की बॉल को हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं सभी तरह से। तो जब हम सभी साइड से इसको पुश करेंगे तो उसका शेप और साइज वहां पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। वहां पे बेसिकली बॉल वहां पे क्या हो जाएगी? डिफॉर्म कर जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है? अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आ सकता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ? चेंज इन स्टेट का मतलब हुआ कि बॉडी पहले रेस्ट में थी, जैसे ही हमने पुश किया तो बॉडी चलना स्टार्ट कर दी। या फिर यह भी हो सकता है कि बॉडी पहले से ही मूव कर रही थी, हमने सडनली बॉडी को क्या किया? पुश किया, तो बॉडी वहां पे क्या हो गई? रुक गई। तो जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? फोर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज अ पुश और पुल। और इस पुश और पुल के कारण होता क्या है? या तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है, या फिर बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है, या बॉडी का शेप और साइज चेंज हो सकता है, या फिर हम बात कर रहे हैं कि बॉडी का स्टेट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब देखो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो अगले स्टेप में हम फोर्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब फोर्स को हम कई तरह से क्लासिफाई करते हैं। कई बार हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कई बार हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, कई बार हम बोलते हैं वीक फोर्स, कई बार हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। तो फोर्स को कई तरह से वहां पे क्लासिफाई किया गया है
है कि नहीं। तो मैं क्लासिफिकेशन की बात नहीं करूंगा, मैं बेसिकली बात करूंगा उन फोर्स की जिनको हम लॉज ऑफ मोशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। फोर्स का क्लासिफिकेशन होता है, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, वीक फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है, फिर तुम्हारा क्या हो गया, फील्ड फोर्स भी हो गया। तो हमें क्लासिफिकेशन से मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं बेसिकली उन फोर्स की जिनको हमें मैकेनिक्स में या लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं वेट। जो पहला हम फोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं वेट। और वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, वेट को हम डिनोट करते हैं W से। अब देखो वेट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो वेट को हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ओवर अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करती है वही उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि ये तुम्हारी ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बोला, जब भी हम अर्थ के ऊपर किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई बॉडी अर्थ के पास है या अर्थ के ऊपर है तो अर्थ उस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। और अर्थ ने किसी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया है उसी को वहां पे हम नाम देते हैं वेट। तो जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या है, वेट तुम्हारा वहां पे फोर्स है कि नहीं। अब वेट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो वेट को हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ओवर अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया है उसी को वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को वहां पे हम बोलते हैं वेट। अच्छा, अब अगर मान लो अर्थ है, अब मैं अगर बोल रहा हूं अर्थ है, अर्थ के पास हम क्या कर रहे हैं, किसी ब्लॉक को लाके रिलीज करते हैं। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि अर्थ के पास में अगर हम किसी बॉडी को लाके क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। और वहां पे हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स में कि अर्थ के पास अगर किसी बॉडी को लाके छोड़ते हैं तो अर्थ उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है और इस फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन आता है और उस एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा कि अर्थ के पास अगर हमने किसी ब्लॉक को लाके छोड़ा है, अर्थ के पास अगर हमने किसी ब्लॉक को लाके छोड़ा है तो अर्थ उसको जी एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, नीचे की ओर खींच रही है। अब मैं अगर पूछ रहा हूं कि अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया, तो फॉर्मूला हम लोग एक यूज करते हैं, एफ का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अर्थ ने इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया उसको अप्लाई किया m इंटू जी, और अर्थ ने जो फोर्स अप्लाई किया उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो जब हम वेट की बात करेंगे तो वेट को हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है m इंटू जी। जी वहां पे क्या है, जी वहां पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हाइट स्मॉल है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्मॉल हाइट की, तो स्मॉल हाइट के लिए जो जी लिया जाता है वो लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो अर्थ के पास अगर हम किसी बॉल या बॉडी को लाके छोड़ेंगे तो अर्थ उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू जी, और इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं बॉडी का वेट। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि बॉडी को जब हम छोड़ेंगे तभी बॉडी का वेट होगा। अगर मान लो यहां पे अर्थ है और अर्थ के ऊपर हमने क्या किया है, एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है,
अगर अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने किसी ब्लॉक को लाके प्लेस किया है, तो ध्यान रखना अर्थ अभी भी इस ब्लॉक को क्या कर रही है, नीचे की ओर पुल कर रही है। कितने फोर्स से पुल कर रही है, तो ये पुल करती है m इंटू जी से। और ध्यान ना, g की वैल्यू ये ली जाती है सरफेस पे, यानी हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब है कि जो भी अर्थ है, जो भी अर्थ है उसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो। जो भी अर्थ है, अर्थ को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो। अब उस पार्टिकल से अर्थ के सरफेस पे आओ, अब उस पार्टिकल से अर्थ के सरफेस पे आओ, तो अर्थ के सरफेस पे क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं जैसे अर्थ है, जैसे ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने क्या बोला, ब्लॉक को लाके प्लेस किया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अर्थ को एक पॉइंट मास ट्रीट करो, और अर्थ को अगर हम पॉइंट मास ट्रीट करेंगे तो उससे कुछ डिस्टेंस पे ये क्या होगा, ब्लॉक रहा होगा। अब अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, और वो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे होती है। अगर हम ये चीज इमेजिन कर लें कि अर्थ को हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करें, अगर हम अर्थ को एक पार्टिकल बना लें और अगले स्टेप में किसी ब्लॉक को हम सरफेस पे लाके छोड़ते हैं या प्लेस करते हैं, तो उस केस में अर्थ इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, और फोर्स के कारण पार्टिकल का एक्सेलरेशन आता है, और वो एक्सेलरेशन आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे क्या, वैसे तो जब हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया तो ब्लॉक मेरा कैसा है, रेस्ट में है। अभी अगर हम ब्लॉक को ग्राउंड पे लाके छोड़ दें तो ये ब्लॉक मेरा रेस्ट में है। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इमेजिन करो कि अर्थ जो है वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है, और उस केस में अगर हम ब्लॉक को लाके छोड़ेंगे तो ब्लॉक में एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और वो जो एक्सेलरेशन रहेगा उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम ऊपर जाएंगे तब भी हम वैल्यू 9.8 ले सकते हैं, अगर हाइट मेरी कैसी है, स्मॉल है। क्लियर हो? तो जब भी हम वेट की बात करेंगे, वेट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। जो भी वेट रहेगा, वेट को हम लिखेंगे m इंटू जी। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो g की वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान ना, वेट क्या है, वेट फोर्स है। तो SI सिस्टम की बात करें या फिर MKS सिस्टम की बात करें, जो यूनिट रहती है वहां पे न्यूटन। देखो है कि नहीं वहां पे। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वहां पे CGS की, अगर हम CGS सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो भी फोर्स रहेगा, फोर्स की यूनिट वहां पे क्या होगी, डायन होगी। क्लियर? अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन में यूज करता है 1 kgf, इसको हम रीड करते हैं 1 kg फोर्स। 1 kgf को हम रीड करते हैं 1 kg फोर्स। अच्छा, 1 kgf का मतलब क्या होता है? 1 kgf का मतलब होता है कि अर्थ के सरफेस पे अगर हम एक 1 kg मास को लाके छोड़ते हैं, अर्थ के सरफेस पे अगर हम 1 kg मास को लाके छोड़ेंगे तो अर्थ इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। और फोर्स कितना अप्लाई करेगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा 1 इंटू जी, दैट इज हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे 9.8 न्यूटन। तो 1 kgf का मतलब क्या होता है? 1 kgf का मतलब होता है कि अर्थ के पास अगर हम 1 kg मास को लेके आएंगे तो उस पे लगने वाला फोर्स, तो 1 kg मास को अगर लेके आओगे तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है, 9.8। तो यही रिलेशन तुम्हें याद रखना है कि जो भी 1 kg फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे वहां पे कितना, उसको हम बोलेंगे वहां पे 9.8 न्यूटन। 1 kg फोर्स का मतलब है
1 kg मास पे लगने वाला फोर्स, और 1 kg मास पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी वहां पे 9.8 न्यूटन। क्लियर हो? अच्छा, नेक्स्ट जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो फोर्स को हम नाम दे रहे हैं वहां पे कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि कांटेक्ट फोर्स की हम बात कब करेंगे। कांटेक्ट फोर्स की हम बात करेंगे जब दो बॉडीज हमारी क्या होगी, कांटेक्ट में आएगी। अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, अगर हमारे पास अब मैंने बोला नेक्स्ट जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं कांटेक्ट फोर्स। पहला फोर्स हमने बात किया वेट, दूसरा फोर्स हम बात कर रहे हैं कांटेक्ट फोर्स की। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फोर्स कब डेवलप होगा। ये फोर्स डेवलप होगा जब दो बॉडीज हमारी क्या होगी, कांटेक्ट में आएगी। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। तो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने वहां पे क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। अब होता क्या है, हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो इनके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स अब मेरे क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। तो यहां पे मैंने शो किए पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स ग्राउंड के हैं और ये पार्टिकल्स मेरे क्या हैं, ब्लॉक के हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो उनके पार्टिकल बेसिकली क्या हो रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब जिन पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल बेसिकली क्या है, एटम है। और इस एटम में क्या प्रेजेंट है, इस एटम में प्रेजेंट है चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि इतना तुम लोगों ने पढ़ा है वहां पे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या मैटर की बात करते हैं तो वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है वो हमारा क्या होता है, एटम होता है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो उनके पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं, और जब पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं तो उन पार्टिकल्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब ये दो पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं तो इनके जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो इनके जो चार्ज पार्टिकल होंगे ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम ब्रॉडली नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो तुम लोग देखोगे ये वर्ड बहुत जगह यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हम बात कब करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं जब दो बॉडीज के चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। और चार्ज पार्टिकल जब कांटेक्ट में आते हैं, नहीं, जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कब कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं जब दो बॉडीज के पार्टिकल क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद उनके चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं और उनके चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन जो फोर्स डेवलप होगा उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके कारण डेवलप होता है, ये डेवलप होते हैं दो पार्टिकल्स के चार्ज के इंटरेक्शन के कारण। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, उसका नेचर वहां पे रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये एक ब्रॉड फोर्स है, यानी एक ब्रॉड सेंस में हम बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होंगे जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। जब हम आगे टेंशन पढ़ेंगे उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे, स्प्रिंग की फोर्स की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वहां पे।
होगा नहीं हुआ? जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो वो भी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वहां पे। तो बहुत सारे फोर्सेस वहां पे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल्स के चार्ज पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अगर कोई पार्टिकल्स हैं और उनके चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके कारण जो फोर्स बना उसको हमने नाम दिया वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है कि नहीं? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी मैंने क्या दिया एग्जांपल, क्या होता है? टेंशन होता है, स्प्रिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सब एग्जांपल है। यहां पे हम लोग जिस एग्जांपल की बात कर रहे हैं उसको हम नाम देते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हमने एक और फोर्स लिया है जिसका नाम दिया है कांटेक्ट फोर्स। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया तो इसके पार्टिकल्स, जो ब्लॉक के पार्टिकल थे और ग्राउंड के जो पार्टिकल्स थे, उनके चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर गए और एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन यहां पे एक फोर्स डेवलप हुआ और इस फोर्स को हमने नाम दिया कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो रहा है दोनों पार्टिकल के चार्जेस के इंटरेक्शन के कारण। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है इसके यहां पे दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो कंपोनेंट होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल, और दूसरा जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल चलता है और उसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शन। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी? कांटेक्ट फोर्स की। तो कांटेक्ट फोर्स की स्टडी हम लोग दो पार्ट में करते हैं। एक बार हम बात करते हैं किसकी? एक बार हम बात करते हैं वहां पे नॉर्मल की, और दूसरी बार हम बात करेंगे वहां पे फ्रिक्शन की। तो एक बार हम स्टडी करेंगे नॉर्मल की और एक बार हम स्टडी करेंगे वहां पे किसकी? फ्रिक्शन की। क्लियर वहां पे? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो भी कांटेक्ट फोर्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हमने नाम दिया है नॉर्मल और एक को हमने नाम क्या दिया है? फ्रिक्शन। तो नॉर्मल को हम क्या डिफाइन करते हैं? नॉर्मल को हम डिफाइन करते हैं कि ये कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो सरफेस के पैरेलल चलता है। लेकिन ध्यान ना, बेसिकली ये दोनों ही कंपोनेंट हैं एफ के। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एफ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये अगर x कंपोनेंट है ये y कंपोनेंट है तो वेक्टर को रिलेट करोगे n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर से। तो कई बार देखोगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक या ऑन द बॉडी। तो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि टोटल कांटेक्ट फोर्स कितना अप्लाई किया गया है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों को हमें ऐड करके बताना है। तो फॉर्मूला जो है कांटेक्ट फोर्स का वो है अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना फ्रिक्शन की स्टडी हम लोग अलग से करते हैं। लॉज ऑफ मोशन के बाद एक टॉपिक आएगा फ्रिक्शन, तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे? वहां पे हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। तो अभी जो सेकेंड फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जो सेकेंड फोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नॉर्मल। तो नेक्स्ट जो फोर्स है जिसकी हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में या लॉज ऑफ मोशन में वो होगी नॉर्मल। अच्छा, सबसे पहले यह समझो कि नॉर्मल डेवलप कब होगी। तो नॉर्मल डेवलप कब होगी? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएगी। नॉर्मल के डेवलप होने की कंडीशन है, कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आनी चाहिए। जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया, तो ग्राउंड और ये हैंड है, हैंड के ऊपर हमने ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। अब ये हैंड और ये ब्लॉक मेरे कांटेक्ट में, और हैंड और ब्लॉक कांटेक्ट में आ गए तो हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स की। और कांटेक्ट फोर्स में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल नॉर्मल की। तो मैंने क्या बोला? नॉर्मल डेवलप होने की कंडीशन क्या है? दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आएगी और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को प्रेस करना चाहिए। क्लियर? तो नॉर्मल डेवलप होने की दो ही कंडीशन है।
दोनों बॉडी कांटेक्ट में आनी चाहिए और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को प्रेस करनी चाहिए, तभी वहां पे नॉर्मल क्या होगा, डेवलप होगा। अच्छा, अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ग्राउंड है, जैसे कि मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। अच्छा, अब बताओ ग्राउंड के ऊपर अगर हम ब्लॉक को लाके प्लेस करेंगे तो बताओ ये ब्लॉक क्या कर रहा है। ग्राउंड के ऊपर अगर हम ब्लॉक को लाके प्लेस करेंगे तो अब ये जो ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक ग्राउंड को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। कहां प्रेस कर रहा है, ये प्रेस कर रहा है नीचे की ओर, देखो है कि नहीं है। और मैंने क्या बोला है, अच्छा ये ब्लॉक क्यों प्रेस कर रहा है, तो इस ब्लॉक का वेट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो उस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो ग्राउंड के ऊपर जब हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया तो ब्लॉक अपने वेट के कारण ग्राउंड को कहां प्रेस कर रहा है, नीचे की ओर प्रेस कर रहा है। और ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में वो प्रेस करेगा उसके ऑपोजिट हम यहां पे शो करेंगे नॉर्मल। क्लियर हुआ। तो नॉर्मल कब डेवलप होती है, नॉर्मल डेवलप होती है जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को प्रेस करनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में बॉडी प्रेस कर रही होगी उसके ऑपोजिट हम क्या करेंगे, नॉर्मल शो करेंगे। मान लो यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन कहां पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अच्छा बताओ, अगर हम ग्राउंड पे खड़े हो जाएं तो हमारी जो दोनों लेग होगी वो ग्राउंड को कहां प्रेस कर रही होगी, नीचे की ओर प्रेस कर रही होगी। तो ग्राउंड इसके ऊपर अब नॉर्मल अप्लाई करेगा, यहां पे N1 बोलो, यहां पे N2 बोलो। अच्छा, नॉर्मल मैंने अलग अलग क्यों शो करी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि जो दोनों लेग हैं वो कितने फोर्स से प्रेस कर रही है। हो सकता है लेफ्ट वाली लेग ज्यादा प्रेस कर रही हो, राइट वाली लेग कम प्रेस कर रही हो, तो इसलिए मैंने N1 N2 वहां पे क्या लिया है, डिफरेंट लिया है। क्लियर। तो नॉर्मल जब भी हम शो करेंगे तो नॉर्मल शो करने के 3 मेथड होते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने के हमेशा 3 मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, नॉर्मल हमेशा ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। क्लियर। नॉर्मल को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल को ड्रॉ करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, नॉर्मल को हमेशा ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से बताओ, अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो बताओ ये जो रॉड है, बताओ रॉड किसको प्रेस कर रही है। जब इस तरह से मैंने रॉड को लाके प्लेस किया है तो रॉड ग्राउंड को भी प्रेस कर रही है और साथ में रॉड वॉल के इस कॉर्नर को भी क्या कर रही है, प्रेस कर रही है। और मैंने क्या बोला है, 2 बॉडीज अगर कांटेक्ट में आती है और कांटेक्ट में आने के बाद हमें लगता है कि बॉडी प्रेस कर रही है तो वहां पे हम बात करेंगे किसकी, नॉर्मल की। अच्छा, यहां पे हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस का मतलब ग्राउंड, तो यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। लेकिन सेकंड केस, अगर इस जगह हमें नॉर्मल शो करना है तो आप कैसे शो करोगे। यहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस ग्राउंड था, यहां पे अगर मैं कॉन्टेक्ट सरफेस की बात करूं तो ये तो वॉल है, और वॉल में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल में भी हम बात कर रहे हैं वहां पे एक पॉइंट की केवल, है कि नहीं। अच्छा, किसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, बताओ। इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे क्या, नहीं। अगर हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती है। इसका मतलब है कि यहां पे हम नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मल हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस तो ड्रॉ करो इसको परपेंडिकुलर टू बॉडी। तो अब इसको ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू बॉडी, कुछ इस तरह से वहां पे। अच्छा, तुम लोग खुद ही इमेजिन करो यार,
अगर ये वॉल का कॉर्नर है, इस तरह से हम रॉड को लाके प्लेस करेंगे, तो बताओ ये रॉड वॉल को नीचे की ओर प्रेस कर रही होगी क्या? नहीं, ये जो रॉड रहेगी वॉल को कुछ इस डायरेक्शन में प्रेस कर रही होगी, तो उसके ऑपोजिट हम क्या शो करेंगे? नॉर्मल शो करेंगे। तो यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू बॉडी। अच्छा, फिर नेक्स्ट डायग्राम देखो, वहां पे फिर से यहां पे मान लो एक पुली है, पुली यहां पे फिक्स्ड है, पुली के ऊपर हमने इस तरह से एक रॉड को लाके प्लेस किया। तो यहां कहीं हमारी एक रॉड है और इस तरह से रॉड को हमने लाके क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया। अच्छा बताओ, रॉड किस किस के कांटेक्ट में है? तो रॉड ग्राउंड के भी कांटेक्ट में, साथ में ये रॉड किसके कांटेक्ट में है? पुली के भी कांटेक्ट में। अच्छा, अब इस तरह से अगर हम रॉड को लाके प्लेस करेंगे तो रॉड दोनों को प्रेस करेगी। यहां पे हम नॉर्मल कैसी ड्रॉ करेंगे? यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस। लेकिन यहां पे फिर से देखो, ये तुम्हारी रॉड है और जो सरफेस रहेगा, सरफेस पे एक पॉइंट बन रहा है। सरफेस जो है, सरफेस मेरा एक पॉइंट बन रहा है। तो अब इस केस में हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू बॉडी। तो यहां पे हम शो करेंगे N2। तो जब भी हम नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मल डेवलप होगी जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आएगी और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रही होगी। तो यहां पे इस तरह से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक बॉल है और इस बॉल को हमने दो वॉल के बीच में लाके प्लेस कर दिया। तो यहां पे बेसिकली दो वॉल है और इन दोनों वॉल के बीच में हमने एक बॉल को लाके क्या कर दिया है? प्रेस कर दिया। अच्छा, जब मैं यहां पे बॉल को लाके प्लेस करूंगा इन दोनों वॉल के बीच में, जब यहां पे हम बॉल को लाके प्लेस करेंगे तो बॉल अब क्या कर रही है? इमेजिन करो कि ये सरफेस है और ये सरफेस मान लो मूवेबल होता। अभी तो ये सरफेस फिक्स्ड है, मान लो ये सरफेस मूवेबल होता। जैसे ही हम बॉल को लाके प्लेस करते हैं, ये दोनों सरफेस फ्लैट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जब मैंने यहां पे बॉल को लाके प्लेस किया तो बॉल दोनों सरफेस को प्रेस करेगी। इक्वल अमाउंट से प्रेस करेगी या डिफरेंट अमाउंट से प्रेस करेगी, वो अभी हमें नहीं मालूम है। लेकिन नॉर्मल अब कैसे ड्रॉ करोगे? तो ध्यान रखना, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस टेंजेंट है और टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही हमारी N1 नॉर्मल होगी। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये N2 होगी। ध्यान रखना, दोनों ही नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। सरफेस टेंजेंट है तो टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल कहां से पास कर रही होगी? वो पास कर रही होगी इसके सेंटर से। फिर देखो, अब कई बार ऐसा भी होता है, डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। अब इस तरह से सरफेस है और यहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। तो कई बार देखना, इस तरह से हम ब्लॉक को प्लेस कर पाते हैं। अच्छा, जब ब्लॉक को यहां पे हम इस तरह से प्लेस करेंगे, तब देखो यहां पे अब तुम नॉर्मल कैसी ड्रॉ करोगे? तो यहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस है और बताओ कॉन्टेक्ट सरफेस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे तो ये तुम्हारी नॉर्मल N1 होगी। तो N1 वो नॉर्मल है जो हमने ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें तो बताओ दोनों का ही पॉइंट है कि नहीं है? सरफेस का भी पॉइंट है, बॉडी का भी पॉइंट है। इससे पहले क्या हो रहा था, हम किसी एक पे नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहे थे। अब क्या होता है, अगर हम ना तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहे हैं परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, ना ही हम नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहे हैं परपेंडिकुलर टू बॉडी, तो उस केस में नॉर्मल को हम रिजॉल्व करके लिखेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उस केस में नॉर्मल को रिजॉल्व करके लिख दो। तो यहां पे हम नॉर्मल का एक कंपोनेंट शो कर देंगे NY, दूसरा कंपोनेंट हम शो कर देंगे वहां पे NX। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दो और 2 पार्ट में रिजॉल्व करके इस तरह से नॉर्मल को वहां पे ड्रॉ कर दो। बाद में जो डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम nx ny को कैलकुलेट कर लेंगे और nx ny मालूम है तो हम रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर वो रिजल्टेंट n2 हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे या तो परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू बॉडी, और दोनों ही चीज नहीं पॉसिबल हो पाई तो उस केस में नॉर्मल को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। फिर देखो अब आगे इस डायग्राम को देखो वहां पे जरा, जैसे देखो ये तुम्हारा ग्राउंड है और ये वॉल है, ये ग्राउंड है और ये तुम्हारी वॉल है। तो यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड और यहां पे हम क्या शो कर रहे हैं, वॉल। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। अच्छा, देख के हमें क्या लग रहा है, हमें देख के लग रहा है डायग्राम में कि ये ब्लॉक वॉल के भी कांटेक्ट में है और ये ब्लॉक किसके कांटेक्ट में है, ग्राउंड के भी कांटेक्ट में है। लेकिन तुम लोग खुद कभी इमेजिन करो कि जैसे ये वॉल है, ये वॉल है और वॉल के पास में हमने किसी ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया, तो बताओ ये जो ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक ग्राउंड को तो प्रेस कर रहा है, कहां प्रेस कर रहा है, नीचे। तो यहां पे नॉर्मल शो करेंगे n1, लेकिन ब्लॉक और वॉल कांटेक्ट में जरूर हैं, वॉल और ब्लॉक कांटेक्ट में जरूर हैं, लेकिन ये ब्लॉक वॉल को प्रेस नहीं कर पा रहा है। और प्रेस अगर नहीं कर पा रहा है इसका मतलब है ब्लॉक और वॉल इनके बीच की नॉर्मल क्या होगी, 0 होगी। मैंने क्या बोला है, नॉर्मल डेवलप होने की कंडीशन ही है कि दोनों बॉडी कांटेक्ट में आनी चाहिए और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को प्रेस करनी चाहिए वहां पे। क्लियर वहां पे? अच्छा, इसी केस में मान लो हमने अब ब्लॉक को कुछ ऐसा लाके प्लेस किया, बताओ अब क्या होगा। अगर मैंने यहां पे इस तरह से ब्लॉक को लाके प्लेस किया तो अब ये ब्लॉक वॉल ग्राउंड को प्रेस करेगा तो नॉर्मल शो करेंगे ऊपर की ओर। बताओ वॉल को प्रेस कर रहा है कि नहीं प्रेस कर रहा है, वॉल कहां जाने की कोशिश कर रही है, वॉल अगर देखो वॉल फिक्स नहीं होती तब तो इस ब्लॉक के कारण वॉल राइट की ओर चली जाती। तो ये जो वॉल रहेगी, ये वॉल इस ब्लॉक के ऊपर अब नॉर्मल अप्लाई करेगी और अब नॉर्मल अगेन तुम ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। क्लियर? तो इस केस में नॉर्मल डेवलप नहीं होगी, लेकिन इस केस में नॉर्मल डेवलप होगी क्योंकि ब्लॉक कांटेक्ट में भी आ रहा है और कांटेक्ट में आने के बाद उसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। तो अब मैंने क्या बोला है, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल हमारी 0 होती है। तो नॉर्मल 0 कब होती है, नॉर्मल 0 होगी या तो दोनों बॉडी कांटेक्ट में है और कांटेक्ट में आने के बाद बॉडी प्रेस नहीं कर रही है, तो उस केस में नॉर्मल 0 होगी। दूसरा केस जो बनता है वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है कि मान लो एक स्फीयर है, मान लो हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर हमने किसी ब्लॉक को लाके प्लेस किया है और प्लेस करने के बाद ब्लॉक को हमने यहां पे हल्का सा डिस्टर्ब किया है, ये फिक्स्ड है। जो स्फीयर है, स्फीयर मेरा फिक्स्ड है, स्फीयर के ऊपर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है और प्लेस करने के बाद ब्लॉक को मैंने यहां पे हल्का सा क्या किया, डिस्टर्ब किया। अब जैसे ही मैं ब्लॉक को यहां पे हल्का सा डिस्टर्ब करता हूं, ब्लॉक इस तरह से मूव करता है। अच्छा, जब ये ब्लॉक इस तरह से मूव करेगा तो बताओ ये ब्लॉक हमेशा स्फीयर के कांटेक्ट में रहेगा क्या? नहीं, एक टाइम ऐसा आता है जब ये ब्लॉक ऐसा बाहर निकलेगा और उसके बाद ग्राउंड को हिट करता है।
तो इसका मतलब है कि जब तक ये ब्लॉक स्फीयर के कांटेक्ट में था तब तक नॉर्मल शो करेंगे, लेकिन जिस टाइम पे उसने कांटेक्ट लूज कर दिया उस टाइम पे भी नॉर्मल क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो नॉर्मल तभी डेवलप होगी जब ये दोनों कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर कांटेक्ट छोड़ दिया तब भी नॉर्मल जीरो, प्रेस करना बंद कर दिया तब भी नॉर्मल क्या हो गया, जीरो। लेकिन कांटेक्ट में है और प्रेस कर रही है तो उस केस में वहां पे क्या होगा, नॉर्मल डेवलप होगा। क्लियर? तो इतना समझ में नहीं समझ में आया कि नॉर्मल कब डेवलप होगी और नॉर्मल को ड्रॉ करने के तरीके क्या हैं। क्लियर? आगे जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट केस में नॉर्मल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। अच्छा, पहला हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हमने पढ़ा कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल की बात करी। अब तीसरा जो हम फोर्स पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तीसरा जो हम फोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टेंशन। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है टेंशन फोर्स कब डेवलप होता है। तो टेंशन फोर्स की हम बात तभी करेंगे जब प्रॉब्लम में स्ट्रिंग इन्वॉल्व होगी। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में क्या है, स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, अगर स्ट्रिंग इन्वॉल्व है तभी वहां पे हम किसकी बात करेंगे, टेंशन की बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग होगी और साथ में वो स्ट्रिंग मेरी टाइट होनी चाहिए या फिर टॉट होनी चाहिए, तभी वहां पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, टेंशन की बात कर रहे होंगे। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, टेंशन कब डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा जब क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे होंगे, स्ट्रिंग की बात कर रहे होंगे और वो स्ट्रिंग मेरी क्या रही होगी, टाइट रही होगी। जितनी ज्यादा स्ट्रिंग टाइट होगी टेंशन उतना ही वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मान लो एक स्ट्रिंग है, मान लो हमारे पास यहां पे एक स्ट्रिंग है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिंग है, अच्छा ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दोनों एंड को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और मान लो अभी हम इक्वल अमाउंट फोर्स से पुश खींच रहे हैं इसको। जैसे ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के दोनों एंड को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अच्छा बताओ, जब इस तरह से हम फोर्स लगाएंगे, जब इस तरह से यहां पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स कर क्या रहा है, तो ये जो फोर्स है एक तो स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करा रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये फोर्स कर क्या रहा है तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक तो लेंथ को इंक्रीज कराने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ये जो फोर्स है ये फोर्स स्ट्रिंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम स्ट्रिंग के दोनों एंड को खींचते हैं, अगर हम स्ट्रिंग के दोनों एंड को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स एक तो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा वो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो हमें प्रॉपर्टी क्या लेके चलनी है, हमें प्रॉपर्टी लेके चलनी है कि जो भी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होगी। यह हमें मान के चलना है, यह हमें assumption लेके चलना है। वैसे हमें मालूम है कोई भी चीज इनएक्सटेंसिबल नहीं होती है। अगर हम लोहे का तार लें, अगर हम एक लोहे का तार लें, लोहे की रॉड लें, देखने में हमें लगता है कि उसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन जब हम लार्ज अमाउंट का लोड अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ भी वहां पे क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी इनएक्सटेंसिबल नहीं होती है। लेकिन हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो जब भी क्वेश्चन में स्ट्रिंग आएगी तो हमें यह मान के चलना है कि स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब है कि जो भी लेंथ रहेगी, लेंथ हमारी कांस्टेंट है। क्लियर? तो पहला एजम्पशन हमें क्या लेके चलना है, पहला एजम्पशन हमें लेके चलना है यहां पे कि जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसके मतलब है लेंथ कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, इस केस में अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो क्या रहा है, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे लेंथ तो इंक्रीज होगी नहीं,
लेकिन ये जो फोर्स रहेगा वो स्ट्रिंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है, ये फोर्स बेसिकली स्ट्रिंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग का मटेरियल, स्ट्रिंग का जो मटेरियल है वो यहां पे कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और स्ट्रिंग का मटेरियल जब रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम नाम देते हैं टेंशन, और इसको डिनोट किया जाता है टी से। क्लियर? तो यहां पे फोर्स स्ट्रिंग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, और उस रीस्टोरिंग फोर्स को हमने नाम क्या दिया है? टेंशन। अच्छा, अगर मान लो यहां पे हम एक एटम को कंसिडर करें, ये एटम को, तो इस पार्टिकल को ये फोर्स कहां मूव कराने की कोशिश कर रहा है? राइट की ओर मूव कराने की कोशिश कर रहा है। बताओ ये पार्टिकल राइट की ओर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नियर बाय पार्टिकल होगा, ये भी एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अब जो ये जो नियर बाय पार्टिकल है, इसके चार्ज पार्टिकल के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट के कारण यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम नाम देंगे टेंशन टी। तो जब हम टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन भी क्या हो रहा है? दो पार्टिकल के बीच में डेवलप हुआ है, और ये क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि इनके चार्ज पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए टेंशन भी मेरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा, यहां पे पार्टिकल का क्या हो रहा है? यहां पे पार्टिकल को फोर्स पीछे की ओर खींच रहा है। बताओ ये पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो जो नियर बाय पार्टिकल होगा, यहां पे जो नियर बाय पार्टिकल रहेगा वो इस पार्टिकल को कहां खींचेगा? राइट की ओर खींचेगा, और उसको हम बोलेंगे टेंशन टी। वहां पे देखो है कि नहीं? यहां पे तो यहां पे भी टी डेवलप होगा, यहां पे भी टी डेवलप होगा, और टी का डायरेक्शन क्या है? यहां पे टी का डायरेक्शन है राइट की ओर, यहां पे टी का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन बेसिकली डेवलप हो रहा है दो पार्टिकल के चार्ज के इंटरेक्शन के कारण। इसलिए मैंने टेंशन को बोला है कि टेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर वहां पे? अच्छा, अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, कि यहां पे स्ट्रिंग है, यहां पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग से हमने एक ब्लॉक को लाके हैंग किया है। ब्लॉक का मास m है। जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं उसका मास m है, लेंथ कितनी है? l है। तो जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं उसका मास m है, लेंथ कितनी दी है? l दी हुई है। तो स्ट्रिंग का मास m, स्ट्रिंग की लेंथ l, और स्ट्रिंग से हमने ब्लॉक को लाके हैंग किया। लेकिन यहां पे जब हमने ब्लॉक को लाके हैंग किया है तो ये स्ट्रिंग मेरी टूटी नहीं है, ये स्ट्रिंग अभी मेरी कैसी है? एज इट इज, रेस्ट में है वहां पे। अब मैंने क्या किया? यहां पे तीन पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल लिया A, एक पार्टिकल लिया B, और ध्यान ना B पार्टिकल स्ट्रिंग का मिड पॉइंट है, और यहां पे हमने एक और पार्टिकल लिया C। तो हमने स्ट्रिंग पे तीन पार्टिकल मार्क किए, A, B और C। अब सबसे पहले A पार्टिकल को देखो जरा, बताओ A पार्टिकल को कौन खींच रहा है नीचे की ओर? तो A पार्टिकल को ब्लॉक नीचे की ओर खींच रहा है। कितने फोर्स से खींचेगा? तो हमें मालूम है यहां पे ब्लॉक का वेट कितना होता है? m इंटू जी। तो ब्लॉक mg फोर्स से A पॉइंट को नीचे की ओर खींच रहा है। अब तुम ये देख के बताओ, स्ट्रिंग का ये जो पार्टिकल A है वो नीचे की ओर गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब है कि इसका जो ऊपर वाला पार्टिकल होगा ये इस पार्टिकल को कहां खींचेगा? ऊपर की ओर खींचेगा, और दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ उसको हम बोलेंगे टेंशन T, और ये टेंशन डेवलप हुआ है एट पॉइंट A, तो इसको हम डिनोट करेंगे TA से। अच्छा, TA किसके बराबर है? तो TA यहां पे बराबर है किसके? m इंटू जी के। क्लियर? तो A पॉइंट पे जो भी टेंशन है, A पॉइंट पे टेंशन किसके बराबर है? वो बराबर हो गया m इंटू जी के। अच्छा, अब अगले स्टेप में आओ, किसकी? पार्टिकल B को देखो जरा।
बताओ अब मैं अगर पार्टिकल बी की बात कर रहा हूं, अब मैं अगर यहां पे पार्टिकल बी की बात कर रहा हूं तो इतना पूरा पोर्शन कंसिडर करो जरा, जो डॉटेड लाइन है। अच्छा बताओ इतने पूरे पोर्शन का वेट क्या है? तो हमें मालूम है ब्लॉक का मास m है, तो अर्थ उसको mg से खींचेगी। ये स्ट्रिंग का मिड पॉइंट है, तो हाफ स्ट्रिंग का मास हो जाएगा m/2। तो ये जो भी डॉटेड पोर्शन मैंने शो किया है, इस पूरे पोर्शन का वेट b पे नीचे की ओर आ रहा होगा, और कितना वेट आएगा m + m/2 इंटू जी। अच्छा अब बताओ ये जो b पॉइंट है, ये b पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला पार्टिकल रहेगा उसको ऊपर की ओर पुल कर रहा होगा। अब इसको नाम दे दो यहां पे TB, तो हम बोलेंगे B पॉइंट पे जो टेंशन आ रहा है वो आ रहा है m + m/2 इंटू जी। तो A पे टेंशन अलग है, B पे टेंशन अलग है। अब नेक्स्ट देखो वहां पे C पॉइंट को। अच्छा बताओ इस पूरे पार्ट को देखो जरा, ये जो पूरा डॉटेड पार्ट है, बताओ ये जो पूरा डॉटेड पार्ट होगा इसका वेट कहां पे होगा? ये जो पूरा डॉटेड पार्ट है इसका वेट है वहां पे m + m इंटू जी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सीलिंग के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, तो सीलिंग के ऊपर ब्लॉक का प्लस स्ट्रिंग का दोनों का वेट आ रहा है। बताओ सीलिंग नीचे जा रही है क्या? नहीं जा रही है। तो अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी के ऊपर सीलिंग फोर्स अप्लाई कर रही है, और वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? m + m इंटू जी। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे पार्टिकल सी की, तो जो भी पार्टिकल सी है उसके ऊपर सीलिंग यहां पे फोर्स अप्लाई कर रही है, और कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? फोर्स अप्लाई कर रही है m + m इंटू जी। अच्छा अब ये बताओ ये जो पार्टिकल सी है, ये पार्टिकल सी ऊपर की ओर गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब है कि जो नीचे वाला पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल सीलिंग के कांटेक्ट में है, तो सीलिंग इसको ऊपर की ओर खींच रही है। अब ये पार्टिकल ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो नीचे वाला पार्टिकल रहेगा वो इस पार्टिकल को नीचे की ओर पुल कर रहा होगा विथ अ फोर्स TC। और TC कितना निकल के आता है? TC निकल के आता है m + m इंटू जी। देखो है कि नहीं वहां पे? तो A पॉइंट पे टेंशन कितना आया? A पॉइंट पे टेंशन आया m इंटू जी। B पॉइंट पे टेंशन कितना आया? B पॉइंट पे टेंशन आया m + m/2 इंटू जी। और C पॉइंट पे टेंशन आता है m + m इंटू क्या हो गया? जी। अब यहां से प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है? यहां से प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि स्ट्रिंग का अगर मास है, स्ट्रिंग का अगर मास है तो हर जगह टेंशन वहां पे डिफरेंट होगा। अगर स्ट्रिंग का मास है तो हर जगह टेंशन डिफरेंट होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे टेंशन वहां पे क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि स्ट्रिंग मासलेस है। अगर न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ये दोनों हमें अजम्पशन लेके चलने। पहला अजम्पशन क्या है? स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, कितना भी फोर्स हम अप्लाई कर दें लेंथ हमेशा मेरी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब सेकंड अजम्पशन हमें क्या लेना है? स्ट्रिंग मासलेस है। बताओ स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो इसका मतलब है m की वैल्यू 0 कर दो। बताओ m की वैल्यू 0, तो यहां पे इक्वेशन आएगी TA = TB = TC किसके बराबर? mg, और इसको बोल दो टेंशन T। तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आ गई? प्रॉपर्टी निकल के आ गई अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो इसका मतलब है थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल रिमेन सेम। अगर कहीं मैं न्यूमेरिकल में बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग मासलेस है, तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो इसका मतलब है कि उस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जो रहेगा वो हमेशा मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं सेम रहेगा। अब इस केस में हमने क्या मान लिया? इस केस में हमने मान लिया कि स्ट्रिंग मेरी मासलेस है। अच्छा अब स्ट्रिंग अगर मासलेस है
तो m की वैल्यू 0। अब स्ट्रिंग अगर मासलेस हुई तो अब a पॉइंट और c पॉइंट को देखो जरा केवल, अब b पॉइंट को भूल जाओ, अब केवल a पॉइंट और c पॉइंट को देखो जरा। अच्छा, अब a पॉइंट पे टेंशन कहां है, तो a पॉइंट पे टेंशन ऊपर की ओर है। c पॉइंट पे अगर देखोगे तो c पॉइंट पे टेंशन कहां है, नीचे की ओर है। और यहां से हमें टेंशन फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। टेंशन की हम बात कब कर रहे हैं, टेंशन की बात कर रहे हैं जब स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग मेरी टाइट होगी। अब टेंशन को हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, टेंशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। यहां पे टेंशन एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम ब्लॉक, यहां पे टेंशन एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम ब्लॉक। यहां पे टेंशन कैसा एक्ट कर रहा है, यहां पे टेंशन एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम सीलिंग। तो जब भी हम टेंशन को शो करेंगे, टेंशन को हमेशा हम शो करेंगे अवे फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, टेंशन को हम कई बार यह भी डिफाइन करते हैं, इट इज अ फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो टेंशन को हम कई बार यह भी डिफाइन करते हैं कि यह एक फोर्स है जो हमेशा, ये एक फोर्स है जो हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। किसकी ओर पुल कर रहा है, अपनी ओर पुल कर रहा है। क्लियर? जैसे यहां पे देखो, यहां पे टेंशन पुल कर रहा है, बताओ किसको खींच रहा है, ब्लॉक को खींच रहा है। कहां खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। यहां पे टेंशन किसको खींच रहा है, सीलिंग को खींच रहा है। कहां खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो टेंशन को हम ये भी डिफाइन करते हैं, इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन जब भी हमें टेंशन ड्रॉ करना है, इसको हमेशा हम ड्रॉ करेंगे अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे देखो, मान लो यहां पे ग्राउंड है, यहां पे एक ब्लॉक है और यहां पे एक पर्सन है। पर्सन स्ट्रिंग के थ्रू ब्लॉक को खींच रहा है। यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक को पर्सन खींच रहा है। किसके थ्रू खींच रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू खींच रहा है। तो जब ये स्ट्रिंग के थ्रू खींचेगा तो ये स्ट्रिंग मेरी वहां पे टाइट हो जाएगी। अच्छा, टेंशन कैसे शो करना है, कुछ नहीं बोल रहा है तो स्ट्रिंग मासलेस लो। अब यहां पे टेंशन शो करो अवे फ्रॉम ब्लॉक, यहां पे टेंशन शो करो अवे फ्रॉम मैन। तो जब भी हम टेंशन शो करेंगे, टेंशन शो करेंगे अवे फ्रॉम द बॉडी। फिर नेक्स्ट डायग्राम देखो, वहां पे मान लो यहां पे M1, यहां पे M2। अच्छा, अब बताओ, ये पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग थी, लेकिन यहां पे बीच में ब्लॉक आ गया है, तो हम बोलेंगे ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। ये अब मेरी अलग अलग स्ट्रिंग होगी वहां पे। अच्छा, अब इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा T1, यहां पे टेंशन डेवलप होगा T2। अब टेंशन कैसे शो करना है, टेंशन शो करना है अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहां पे टेंशन ड्रॉ करो अवे फ्रॉम M2, अवे फ्रॉम M1, अवे फ्रॉम M1, अवे फ्रॉम सीलिंग। तो ये मेरा T2 और T1 का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, स्ट्रिंग अगर चेंज होगी, स्ट्रिंग अगर चेंज होगी तो टेंशन भी मेरा वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसको हम डिफरेंट सिंबल से डिनोट करेंगे। फिर देखो वहां पे, अगर मान लो इस तरह से पुली लगी हुई है, ये पुली कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, फिर यहां पे एक ब्लॉक लगा है M1, यहां पे एक ब्लॉक लगा है M2। हमें से कोई मतलब नहीं ब्लॉक कहां जा रहा है, M2 नीचे जा रहा है, M1 ऊपर जा रहा है, हमें केवल मतलब है टेंशन से। अब ध्यान है, ये पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहां पे टेंशन सेम रहेगा। ये अलग स्ट्रिंग है, तो यहां पे टेंशन T डैश रहेगा। अब टेंशन कैसे शो करोगे, अवे फ्रॉम ब्लॉक, अवे फ्रॉम पुली, अवे फ्रॉम पुली, अवे फ्रॉम ब्लॉक। यहां पे टेंशन कैसे शो करोगे, अवे फ्रॉम पुली, अवे फ्रॉम सीलिंग। तो यही हमारा T और T डैश का क्या रहा होगा, साइन रहा होगा वहां पे। क्लियर? तो इस तरह से वहां पे हम टेंशन T और T डैश वहां पे क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर? तो जब भी हम टेंशन को ड्रॉ करेंगे, टेंशन को ड्रॉ करना है अवे फ्रॉम द बॉडी। फिर हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है
कि अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम है, लेकिन स्ट्रिंग अगर चेंज हो गई है तो टेंशन वहां पे हम क्या करेंगे, टी डैश डिफरेंट शो करेंगे वहां पे। ले लिया। अब नेक्स्ट देखो, वहां पे हमने क्या बोला, टेंशन कब डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा जब स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग मेरी टाइट होगी। ये दोनों एजम्पशन हमेशा में लेके चलने हैं। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है जब टेंशन को हम जीरो शो करते हैं, और ध्यान रखना टेंशन जीरो कब होगा, टेंशन जीरो तभी होगा जब स्ट्रिंग टाइट होना बंद कर दे। टाइट होना बंद कर दे इसका मतलब है स्ट्रिंग मेरी स्लैक कर जाए। तो कभी क्वेश्चन में अगर स्ट्रिंग स्लैक कर रही है तो इसका मतलब है कि टी की वैल्यू वहां पे क्या हो गई, जीरो हो गई। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ग्राउंड है, ठीक है, यहां पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m, ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से और पर्सन ने इस तरह से होल्ड करके रखा है। तो ब्लॉक है, ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग को हमने इस तरह से ऊपर होल्ड करके रखा है। अच्छा, अभी स्ट्रिंग टाइट है कि नहीं टाइट है, टेंशन शो करोगे अवे फ्रॉम हैंड, अवे फ्रॉम ब्लॉक। अब इमेजिन करो कि हम धीरे धीरे ब्लॉक को नीचे की ओर लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि ये ब्लॉक ग्राउंड को टच कर रहा होगा, और जैसे ये ब्लॉक ग्राउंड को टच करेगा उसके बाद जैसे हम हाथ को और नीचे लेके आएंगे तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। देखो है कि नहीं है, और इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग अब टाइट नहीं रही, स्लैक कर गई, तो इसका मतलब है टी की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे टेंशन मेरा क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं जहां पे टेंशन जीरो होता है, और वो कैलकुलेट भी करते हैं न्यूमेरिकल में कि कितने टाइम के लिए टेंशन जीरो होता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं यहां पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी ग्राउंड के कांटेक्ट में, यहां पे एक और ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M है और ये ब्लॉक हैवी है एज कंपेयर टू स्मॉल m। मान लो ये ब्लॉक अभी कितनी हाइट पे है, ये ब्लॉक h हाइट पे है। अच्छा, आप जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, जैसे ही छोड़ोगे तो हैवी ब्लॉक जाएगा नीचे की ओर, लाइटर ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर की ओर। अच्छा, अब एक चीज और देखो, मान लो डस्टर है, मान लो ये डस्टर है और इस डस्टर को हमने छोड़ दिया, तो जब भी कोई बॉडी को हम रेस्ट से छोड़ते हैं तो बॉडी हमेशा उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। तो जैसे ही हम डस्टर को छोड़ेंगे, डस्टर नीचे की ओर जाएगा, तो नेट फोर्स नीचे की ओर है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड बढ़ेगी। यहां पे जब हमने ब्लॉक को छोड़ा तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर गया, तो इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स ऊपर की ओर आया, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की ओर आया, तभी तो ये ब्लॉक नीचे की ओर गया, और ये ब्लॉक अगर नीचे की ओर गया तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक ग्राउंड को टच करने वाला रहा होगा, ये ब्लॉक यहां कहीं पहुंच गया होगा। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। वो हम देखेंगे कि v1 v2 सेम होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन ये बस ध्यान रखना है इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स ऊपर बन रहा है, इस पे फोर्स नीचे बन रहा है। अब एक टाइम आया जबकि ये ब्लॉक ग्राउंड को हिट कर रहा है। अब ध्यान है, जैसे ही ये ब्लॉक ग्राउंड को हिट करेगा, ये ब्लॉक तो ग्राउंड को हिट कर गया और हम ये मान रहे हैं कि रिबाउंड नहीं कर रहा है। जैसे ये ब्लॉक ग्राउंड को हिट कर रहा है, हमने इमेजिन कर लिया कि ये ब्लॉक रेस्ट में आ गया। लेकिन तो ये ब्लॉक रुकेगा क्या? ये ब्लॉक तो उस टाइम पे नहीं रुक पाएगा क्योंकि ब्लॉक के पास अभी वेलोसिटी ऊपर की ओर है। तो अब होगा क्या, ये ब्लॉक ऊपर की ओर चलना स्टार्ट करता है, और जैसे ये ऊपर की ओर चलेगा ये स्ट्रिंग इस तरह से स्लैक कर जाती है, टी की वैल्यू 0 हो जाती है। और इस केस में अगर देखोगे तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी ऊपर है, टेंशन तो हट गया, तो इसके ऊपर केवल फोर्स होता है mg नीचे की ओर, और ये फोर्स अब क्या करता है, ब्लॉक की स्पीड को डिक्रीज कराता है। तो इस केस में ब्लॉक पहले ऊपर जाता है, रुकता है, उसके बाद ये ब्लॉक नीचे आता है, फिर ये ब्लॉक वापस उसी पोजीशन पे आएगा, और फिर कुछ टाइम बाद देखोगे फिर से स्ट्रिंग मेरी क्या होगी, टाइट हो जाएगी।
तो इस तरह का क्वेश्चन हम लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व करेंगे। तो अभी तुम्हें केवल ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रिंग स्लैग कर रही है, अगर स्ट्रिंग स्लैग कर रही है तो उस केस में टेंशन को हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। क्लियर? टेंशन को हमेशा हम ड्रॉ करेंगे अवे फ्रॉम द बॉडी। स्ट्रिंग मेरी मासलेस रहेगी और साथ में स्ट्रिंग मेरी क्या रहेगी, इनएक्सटेंसिबल रहेगी। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट की, दूसरी हमने बात करी किसकी, नॉर्मल की, तीसरी अभी मैंने बात करी किसकी, टेंशन की, और चौथी जो हम बात करने जा रहे हैं, जो लास्ट फोर्स हम लेने जा रहे हैं, वो होता है स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, अब स्प्रिंग फोर्स की बात कब करते हैं, तो ये ध्यान रखना, स्प्रिंग फोर्स की हम बात तभी करेंगे जब न्यूमेरिकल में स्प्रिंग होगी। अगर स्प्रिंग लग रही है तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे। अब जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है। अब इस ब्लॉक को हमने कनेक्ट किया एक स्प्रिंग से, लेकिन ये स्प्रिंग अभी हमारी नेचुरल लेंथ में। अगर कोई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसका मतलब है ना तो यहां पे कोई इलोंगेशन है स्प्रिंग में और ना ही यहां पे कोई कंप्रेशन है। तो ना तो कोई इलोंगेशन है, ना ही कोई यहां पे क्या है, कंप्रेशन है। अच्छा, अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को मैंने राइट की ओर खींचा और राइट की ओर खींच के मैं ब्लॉक को कहां लेके आ गया, ब्लॉक था ए पे, ब्लॉक आ गया बी पे। अच्छा, ब्लॉक ए पे था, ब्लॉक चला गया बी पे, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x। अच्छा, फिर ये भी तुम बोलोगे जितने से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतने से ही स्प्रिंग वहां पे इलोंगेट हुई है। देखो है कि नहीं, यहां पे जितने से ब्लॉक यहां पे डिस्प्लेस हुआ है, जितना ब्लॉक का यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही स्प्रिंग का वहां पे क्या होगा, इलोंगेशन आया होगा। अच्छा, अब जब ये स्प्रिंग खिंचती है, स्प्रिंग जब इलोंगेट होती है तो फोर्स का फॉर्मूला दिया गया है। कैसे आता है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हमें मतलब नहीं है। हमें केवल क्या यूज करना है, जब भी क्वेश्चन में स्प्रिंग इलोंगेट या कंप्रेस होगी तो फॉर्मूला यूज किया जाएगा -k × x। के स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये प्रॉपर्टी है किसकी, स्प्रिंग की। तो ये न्यूमेरिकल में हमेशा गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो हमें डाटा कुछ इस तरह का प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि हम k की वैल्यू क्या कर पा रहे होंगे, कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो k वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो रहता है, x को या तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट किसका, बॉडी का, या फिर उसको हम बोल सकते हैं इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो है कि नहीं वहां पे, तो x मेरा क्या है, x मेरा वहां पे डिस्प्लेसमेंट है, या फिर इलोंगेशन है, या फिर कंप्रेशन है। अच्छा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि देखो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, राइट की ओर, फोर्स कहां लग रहा होगा स्प्रिंग के कारण, लेफ्ट की ओर। तो नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है और इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें फॉर्मूला यूज करना है केवल k × x। ये चीज और ध्यान रखना है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। जब हम इस फोर्स की बात करते हैं तो ये फोर्स मेरा क्या है, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स है, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा हम स्प्रिंग को खींचेंगे फोर्स उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। या फिर हम बोल सकते हैं स्प्रिंग को जितना ज्यादा हम कंप्रेस करेंगे फोर्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है वहां पे क्या, k × x।
क्लियर? तो आज जो बेसिकली जो लेक्चर था, लेक्चर में हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल उन फोर्सेस की जो मैकेनिक्स में इन्वॉल्व हैं या फिर जिनको अभी हम यूज करेंगे। तुम लोग करना क्या है, बुक में जाओगे तो बुक में देखोगे स्टार्टिंग में फोर्स का क्लासिफिकेशन दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स दिया होगा, वीक फोर्स दिया होगा, फील्ड फोर्स दिए होंगे। तो इस तरह से फोर्स के क्लासिफिकेशन दिए होंगे, तो वो क्लासिफिकेशन पढ़ लो। लेकिन मेनली हमें जिन फोर्सेस की बात करनी है वो है वेट, नॉर्मल, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। जब आगे हम जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे वहां पे फ्रिक्शन की भी। क्लियर? तो इतना तुम लोग एक बार रिवाइज कर लो। अगली जो क्लास आएगी तो वहां पे हम बात करेंगे सिस्टम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन 1 की और लॉज ऑफ मोशन 2 की। क्लियर? तो अगली क्लास के पहले जो भी फोर्स का क्लासिफिकेशन है वो तुम्हें पढ़ के और देखना है पूरा वहां पे। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको वहां पे।